बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सज्जाद जाफरी। हम 9th क्लास के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, और पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और हमने एल्गोरिदम्स को एक्सप्लेन किया था। एल्गोरिदम्स के बनाते कैसे हैं, एल्गोरिदम होते क्या हैं और किस अंदाज से इनको लेकर चलना होता है। प्रॉब्लम सोल्यूशन में एल्गोरिदम का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में। आज जो है वो आप ही के कोर्स में दी गई कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जो कि बताएंगी कि किस तरह से एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाता है। तो दरअसल हमने एल्गोरिदम की डेफिनेशन को अगर देखना हो तो दोबारा से हम देखते हैं एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना है, सीक्वेंस को अडॉप्ट करना है, तभी जा कर के हम उस प्रॉब्लम का सलूशन प्रपोज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने थ्योरेटिकल कुछ हद तक सीख ली थी, लेकिन आज हम ये देखना चाहते हैं कि किस अंदाज से या कौन से एग्जांपल्स ले करके हम एल्गोरिदम को बनाना सीखेंगे, और उन एग्जांपल से हमें कैसे पता चल जाएगा कि हम किस तरह से मैथ की डोमेन हो, टिग्नोमेट्री की डोमेन हो, मेडिकल की डोमेन हो, सोशल साइंसेस की डोमेन हो, किसी भी डोमेन में जा करके हम उस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, आप ही की बुक से लिया गया पहला एग्जांपल है। तो वह है जी, फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। हम इन 5 नंबर को इसे लेते हैं और उनका हमें 3 ऑपरेशंस करने हैं। पहला हमें सम करना है, दूसरा हमें प्रोडक्ट करना है, तीसरा हमें एवरेज करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम 5 नंबर लेना चाहते हैं कोई से, और उन 5 नंबर्स को हमने सम करना है, उनको प्रोडक्ट करना है, उनको एवरेज करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इसलिए जैसे ही एल्गोरिदम स्टार्ट होता है तो हमने कहा जी पहला स्टेप तो हमें ये लेना है कि हमें किसी एल्गोरिदम को स्टार्ट करना है। सो इसलिए मैंने स्टार्ट लिखा। दूसरा स्टेप देखें हमने क्या किया, क्योंकि हम सम, प्रोडक्ट और एवरेज लेना चाह रहे हैं कोई से 5 नंबर्स का जो हमें दिए गए होंगे। सो हम इन 5 नंबर्स का लेना चाह रहे हैं, इसलिए हमें इनपुट करने हैं नंबर्स। ठीक है, तो मैंने नंबर इनपुट करने के लिए वेरिएबल्स डिज़ाइन किए हैं, n0, n1, n2, n3, n4। ये एक जेनेरिक वेरिएबल्स हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आप a रख सकते हैं, b रख सकते हैं, c रख सकते हैं, d रख सकते हैं, e रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। दरअसल ये बताना मकसूद होता है कि हम पहला नंबर ले रहे हैं, दूसरा नंबर ले रहे हैं, तीसरा नंबर ले रहे हैं, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, हम 5 नंबर ले रहे हैं कोई से। इसीलिए हमने ये वेरिएबल्स डिज़ाइन किए। तो इनके नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं। आपकी एग्जांपल जो है इस अंदाज से बुक में दी हुई थी, तो हमने सेम ही पुट कर दी हुई है। दूसरा स्टेप देखें जी, सेट सम टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। तीसरे स्टेप में दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इन 5 नंबर को लेना है और उनको क्या करना है, सम करना है। इसीलिए हमने तीसरे स्टेप में उनको क्या किया, सम किया। n0 को n1 से, n2 से, n3 से, n4 से, इन सब को हमने सम अप किया है। नेक्स्ट स्टेप देखें, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या किया जी हमने, प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट टू n0 मल्टीप्लाई बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 मल्टीप्लाई बाय n4। तो आपने देखा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई लेना है, तो इसीलिए देखें हमने इन सारे नंबर्स का जो हमने 5 नंबर लिए हैं n0 से लेकर के n4, इन सब को मल्टीप्लाई किया। अगले स्टेप में देखें, स्टेप 5 में हम एवरेज लेना चाहते हैं। तो एवरेज, सेट एवरेज टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ओवर 5। देखें जी एवरेज लेते कैसे हैं, हमें पता है, ये मैथ का तरीक़ाकार है कि जितने भी नंबर होंगे उनको हम सम करेंगे और फिर उतने ही नंबर पर डिवाइड करेंगे। इसीलिए हमारे पास नंबर 5 थे, तो हमने पहले उन 5 नंबर को सम किया और फिर देखें डिवीजन का साइन है, और उसके बाद हमने 5 नंबर को डिवाइड बाय 5 कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मुकम्मल हुआ, हमने सम भी ले लिया जो कि स्टेप 3 में है, हमने प्रोडक्ट भी ले लिया जो कि स्टेप 4 में किया है, हमने एवरेज भी ले लिया जो कि स्टेप 5 में कर लिया। तो अब हमारा हदफ क्या है, क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ को जो हमने कैलकुलेट कर ली हुई है, सम भी, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी, तो हम उसको डिस्प्ले करना चाहेंगे, शो करना चाहेंगे, यानी आउटपुट देना चाहेंगे। तो ये देखें स्टेप 6 है, इसमें आउटपुट दिए, सम का आउटपुट, प्रोडक्ट में जो कुछ आ गया वो भी आउटपुट हो जाए और एवरेज में जो रिज़ल्ट आया वो भी आउटपुट हो जाए।
तो इस अंदाज से हमारा ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया और आखिर में हमने स्टेप 7 किया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम पहले एग्जांपल को लेकर के एल्गोरिदम को डिफ़ाइन किया और हमने ये काम 7 स्टेप्स में कर लिया। हमने पहले स्टेप में कुछ इनपुट्स ली, फिर हमने सम को दूसरे स्टेप में देखा, फिर हमने प्रोडक्ट को तीसरे स्टेप में देखा, फिर हमने एवरेज को देखा और उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले कर दिया, आउटपुट कर दिया। तो इस तरह से एल्गोरिदम्स को राइट ऑफ किया जाता है ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को इन स्टेप्स में वज़ा करें। तो ये असल डेफिनेशन बनती है कि एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 4 है जिसको हम लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको एग्जांपल को करते हैं क्योंकि आपके कोर्स में तकरीबन 9 एग्जांपल्स दी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एल्गोरिदम डिज़ाइन करने की। मैं मुकम्मल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने सेलेक्टिवली आपके लिए कुछ एग्जांपल रिकॉर्ड किए हैं। बाकी सारी उसी से मिलती जुलती हैं। जब एक दो आपको समझ आ जाएंगी तो यकीनन सारी एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो हमारे जो सपोर्ट डेस्क ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, वो नंबर भी आपके पास शो रहा होगा, आप उसके ऊपर मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको मुकम्मल तौर पर आपके प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो हम चलते हैं एग्जांपल की जानिब। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब स्टेप 1 जो है, जैसा कि हमने कहा कि एल्गोरिदम बना रहे हैं तो एल्गोरिदम को हमें स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 में क्या है, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए कुछ इनपुट्स होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ पैरेललो जो है ग्राम जो है वो बेस और हाइट की बिना पर होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं नंबर बेस और हाइट। 2 नंबर हमें चाहिए होंगे, एक नंबर बेस के लिए चाहिए होगा, एक नंबर हाइट के लिए चाहिए होगा, ताकि हम एरिया कैलकुलेट कर सकें। सो स्टेप 3 में जाते हैं। सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमें कहा गया है कि जो ये एरिया कैलकुलेट होगा इनके मल्टीप्लाई से होगा, किसके भला, बेस के और हाइट के, इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाई किया। जब हमें वो मल्टीप्लाई का कुछ रिजल्ट्स मिल गया, वो एरिया में हमारे पास सेव हो जाएगा, तो हम आउटपुट एरिया को आउटपुट कर लेंगे और इसी तरह हम एक एल्गोरिदम को एंड कर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम जो है वो हमने स्टडी किया और हमने इनपुट ली उसकी और उसको कैलकुलेट किया एरिया, और इस अंदाज से उसको आउटपुट हमने कर दिया। इसीलिए आपकी बुक में और भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जांपल एक्टिविटीज़ के तौर पर दी हुई हैं। आप उनको परफॉर्म करें और परफॉर्म करके वो बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे सपोर्ट ग्रुप में आप शेयर करें, ताकि हम आपको बता पाएँ कि आपने एल्गोरिदम सही से डिज़ाइन किया या नहीं, या किस में क्या इम्प्रूवमेंट दरकार है। थैंक यू। मज़ीद एग्जांपल के लिए हम आगे एडअप करते हैं इसमें। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट्स के ग्रेड फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मसला हल देखा। अब हम देख रहे हैं कि हम क्योंकि मार्क्स लेते हैं, हमारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, हमारे एक रिज़ल्ट कार्ड बनता है, तो जहां हम पास फेल का बता रहे होते हैं, हम साथ ग्रेड भी बता रहे होते हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड भी बता रहे होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से भी ग्रेड बता रहे हैं कि एक ख़ास सब्जेक्ट में बच्चे ने कितने मार्क्स लिए या ओवरऑल उसके कितने ग्रेड बने। तो ग्रेड्स का क्राइटेरिया लेवल ऑफ मार्क्स पर हुआ करता है। मतलब जो मार्क्स अगर ज़्यादा हैं, 90 और 90 से प्लस हैं, तो हम कहते हैं वो ए प्लस ले रहा है बच्चा। अगर 80 और 80 से प्लस हैं तो वो हम कहते हैं ए ग्रेड ले रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ किस्म का ग्रेडिंग मैकेनिज़्म है, स्कीम है, क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक ये सेट किया जाता है। तो आप चलते हैं जाके आपके कोर्स में जो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है उसको देखते हैं कि उसमें किस अंदाज से किया गया। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 में ये है हमारे पास कि हम टू असाइन ग्रेड टू द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स की बिना पर हम ग्रेड को जो है हमने आपके कैलकुलेट करके देना है, असाइन करना है ग्रेड को आपके हासिल करदा नंबर्स की बिना पर। तो एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है कि स्टार्ट लेना होता है स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में देखें क्योंकि हमने जो है आपका ग्रेड कैलकुलेट करना है, वो आपके 2 चीज़ें आपकी हमारे पास होनी चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स होना चाहिए और टोटल मार्क्स होना चाहिए। तो इसलिए हम इनपुट के तौर पर 2 वेरिएबल ले रहे हैं, ऑब्टेन अंडरस्कोर मार्क्स और टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। तीसरे स्टेप में देखें सेट परसेंटेज टू ऑब्टेन अंडरस्कोर मार्क्स ओवर टोटल अंडरस्कोर मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखें हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं कि बच्चे ने ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स में से कितनी परसेंटेज हासिल की। वो हमने एक इधर परसेंटेज कैलकुलेट की स्टेप 3 में, और स्टेप 4 में देखेंगे इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 देन सेट ग्रेड टू A+।
हम उसे ए प्लस ग्रेड देना चाह रहे हैं, किस बिना पर? जब उसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 होंगे। एल्स वगरना की सूरत हाल क्या होती है कि अगर उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं है तो दूसरी सूरत हाल में उसके मार्क्स 80 से कम होंगे। अगर कम होते हैं तो कितने कम होंगे? तो उसके लिए देखें नीचे हमने फिर लिखा है इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 सेट ग्रेड टू ए। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है तो उसे ए ग्रेड दे दिया जाए। इसी तरह अगर ये भी नहीं है, यानी उसने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो 70 से ज़्यादा भी नहीं है, तो एल्स यानी दोबारा वगरना की सूरत हाल है कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 तो उसे सेट ग्रेड टू बी। अगर उसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं तो उसे बी ग्रेड दे दिया जाए। अगर ये कंडीशन भी नहीं है तो एल्स देखें दूसरी कंडीशन में है इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 सेट ग्रेड सी, और एल्स इसी तरह फिर इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 40 सेट ग्रेड डी, और इसी तरह एल्स फिर परसेंटेज ग्रेटर देन 33 सेट ग्रेड ई, एल्स सेट ग्रेड एफ। तो आपने देखा कि कितने केसेस हैं हमारे पास ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड और एफ ग्रेड। तो हमने हर 10 नंबर के लेवल से कि हमने देखा 80 से अबव, 70 से अबव, 60 से अबव, 50 से अबव, 40 से अबव। तो इस अंदाज से हमने क्राइटेरियाज बनाए हुए थे और इफ़ एल्स का ये सिलसिला हमने किया हुआ था। तो ये सारे केसेस को हमने कंडीशनली चेक किया कि अगर इस कंडीशन को फॉलो करता होगा, क्वालिफाई करता होगा, आपके हासिल करदा मार्क्स, आपकी परसेंटेज अगर क्वालिफाई करती होगी तो हम आपको वही लेटर, वही असाइन कर देंगे। आपको ए प्लस, ए बी सी डी ई एफ में से कोई लेटर असाइन कर देंगे जिसमें आपकी परसेंटेज फॉल करती होगी। ठीक है, तो अब आप देखें स्टेप 5 में क्या है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं और हमने कंडीशनली चेक कर लिया हुआ है कि आपके और परसेंटेज के मुताबिक आपका ग्रेड क्या बनता है। तो स्टेप 5 में आप देखें आउटपुट ग्रेड, हम ग्रेड आउटपुट कर देंगे और स्टेप सिर्फ में एंड कर देंगे। तो ये देखें ये एल्गोरिदम था आपके रिजल्ट्स कैलकुलेशन के हिसाब से, आपकी ग्रेड कैलकुलेशन के हिसाब से। तो उसको भी हमने एक एल्गोरिदम की फॉर्म में आपको दिखाया। एल्गोरिदम की लास्ट एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 9 है, उसमें एक ट्रिकी सा एल्गोरिदम है, उसको मैं समझाने के लिए बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ हद तक मैंने आपको लास्ट एग्जांपल्स में समझा दिया, आपको सारे स्टेप्स भी वज़ा हो गए किस अंदाज से एल्गोरिदम को राइट ऑफ किया जाता है, स्टेप्स कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं। ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसको समझाना था, तो इसीलिए मैंने बोर्ड पे आ गया आपके पास। तो चैप्टर इसमें एग्जांपल 9 है, फाइंड इवन नंबर्स इन द इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। फिर देखें फाइंड इवन नंबर, हमें इवन नंबर निकालने हैं इन इंटीजर रेंज। हमारे पास एक इंटीजर नंबर की रेंज है फ्रॉम n1 टू n2। हमारे पास मौजूद है n1 से n2 तक के कुछ नंबर, वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन n1। कहा यह जा रहा है कि n2 है वो ग्रेटर देन है n1 से। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास एक n1 है, वो हमारे पास है 1, और हमारे पास एक n2 है, वो हमारे पास है 5। सो n1 जो है हमारे पास वो एक नंबर है और n2 है हमारे पास एक और इंटीजर नंबर है 5। ये दोनों इंटीजर हैं और हमने कहा इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं 1 से लेकर 5 तक। हम ये कहना चाह रहे हैं कि n1 ये है और n2 हमारा 5 है, क्योंकि हमें कहा गया है कि n2 बड़ा है n1 से, इसलिए हमने ये 1 से 5 तक नंबर लिए। ये हमारी इंटीजर रेंज भी हो गई जो कि 1 से 5 तक है। अब इसमें से करना क्या है, दरअसल वो कहते हैं इसमें से आपने फाइंड इवन नंबर निकालने। अब आप बताएं इवन नंबर निकालने का क्या तरीका है, या पहले तो ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर कहते किसे हैं। आपको पता होगा कि इवन नंबर कहते किसे। एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं कि ऐसे सारे नंबर्स जो 2 पर पूरे तकसीम हो जाएं तो हम कहते हैं वो इवन नंबर हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डिवीजन करनी है किस पे, 2 पर। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, पूरा तकसीम होने का मतलब क्या, किसी नंबर का पूरा तकसीम होने का मतलब ये है कि वो 2 पे पूरा तकसीम हो, उसका रिमाइंडर 0। लाइक आप ये देखें, एक नंबर हमारे पास है 2 और इसको भी हम 2 पे करते हैं तो 2 1 द 2 और ये 0। इसी तरह एक नंबर हमारे पास 4 है तो हम उसको करते हैं तो 2 2 द 4, तो ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इसके तहत हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास इवन है, ये नंबर हमारा इवन है।
सो इस अंदाज से हमने इसको कैलकुलेट किया। सो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास n1 है, वो है 1 और n2 है 5, और हम n1 से लेकर n2 तक, 1 से लेकर 5 तक, इनमें से सारे इवेंट्स को फाइंड करना चाह रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए एल्गोरिदम लिखा जाए। तो आते हैं एल्गोरिदम की जानिब। तो स्टेप 1 के हमारे पास स्टार्ट है, हमने स्टार्ट करना है। स्टेप 2 के इनपुट नंबर, हमने नंबर इनपुट करने हैं। कहाँ से कहाँ तक? कहते हैं n1 n2, 2 नंबर नहीं, 2 नंबर्स की रेंज होगी ये, n1 से n2 तक जाना है, इसलिए हमने ये लिखना है। इसलिए n1 फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ये 1 है हमारा, ये 5 है, तो ये 2 नंबर हमने ले लिए। चेक किया जाएगा इफ़ n1 लेस देन इक्वल टू n2, n1 क्या आया n2 से छोटा है या बराबर है, क्योंकि हमने ये कंडीशन देखी थी कि n2 ग्रेटर देन होना चाहिए n1 के। इसीलिए हमने देखें स्टेप 3 में ये कंडीशन चेक की कि n1 छोटा है किससे? n2 से या बराबर है। ये साइन जो है दो चीज़ें बता रहा होता है, एक लेस देन बता रहा होता है, एक इक्वल टू बता रहा होता है। सो इसीलिए n1 लेस देन इक्वल टू n2। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो देखें स्टेप 4 में आप आ जाएंगे। स्टेप 4 में करेंगे क्या? इफ़ n1 मॉड n2 इक्वल 0। ठीक है, जैसा कि एक हमारे पास एक नंबर है 1, पहला नंबर हमारा ये है और हमने इसे 2 पे डिवाइड करना है। सो ये देखें हमारे पास पॉइंट्स में आता है, तो ये हमारा 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा ये ऑड नंबर है। लेकिन अगर हम अगला नंबर लें, दूसरा नंबर लें, तो वो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। सो इसीलिए ये देखें ये स्टेटमेंट लिखी गई कि n1 मॉड n2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो आउटपुट n1 को आउटपुट कर दिया जाए। ये नंबर हमें मिल गया, वो इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5 क्या है जी? सेट n1 टू n1 प्लस 1। कहा यह जा रहा है कि आपने पहला नंबर तो ले लिया जो कि 1 था, उसको चेक कर लिया कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो भी, इवन है तो भी आपको एक अगले नंबर की तरफ मूव करना है, यानी आपको 1 से 5 जाना है। इसलिए 1 से 5 में हमारे पास नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपको हर एक को चेक करना है, आपको हर एक के बारे में फैसला करना है कि ये इवन है या ऑड है, 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 ये इवन है या ऑड है। क्योंकि n1 से n2 तक जाना है, 1 से 5 तक जाना है और हर नंबर के लिए फैसला करना है। ये चेक करके, ये मेथड अप्लाई करते हुए, इस मेथड के तहत क्या वो रिमाइंडर 0 बचता है जिसके साथ आपने कैलकुलेट किया और रिमाइंडर 0 बचा, हम उसको आउटपुट कर देंगे। आउटपुट करते ही अगले स्टेप में हम एक बढ़ावा दे देंगे, हम अगले नंबर को चेक करेंगे। इसी तरह यही काम करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, अगर नहीं है तो भी हम अगले नंबर को चेक करेंगे। इसी तरह हर आने वाले अगले नंबर को चेक करने के लिए स्टेप 5 कहा जा रहा है n टू n प्लस 1। स्टेप 6 में क्या किया जा रहा है? कहते हैं गो टू स्टेप 3, क्योंकि हमारे पास अभी जो हमने काम किया है वो फ़कत पहले नंबर पे काम किया था, n1 पे। अब n1 पे काम किया था, इसीलिए दरअसल हमारे लिए मसला हुआ। कहते हैं अब आपको चलते रहना है, दोबारा से ये रिपीट करना है मामला, और आपको इसी तरह n2 जो n1 पहले 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब n1 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह n1 बढ़ता जाएगा, वो अगले अगले नंबर को रिप्रेजेंट करता रहेगा और यही कैलकुलेशन होती रहेगी, ऐसे चेक होता रहेगा। इसीलिए स्टेप 3 की जानिब लेके जा रहे हैं। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 दोबारा से होता रहेगा। ये अमल कब तक होगा? ये 5 तक जाएगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि ये n1 से n2 तक की एक रेंज है इंटीजर की, इनमें से बताओ कि इवन कौन कौन से हैं। इसलिए हमने ये स्टेप वाला मामला किया कि आपको दोबारा स्टेप 3, 4, 5 की तरफ ले जाया गया, और यही अमल हम 5 दफ़ा करेंगे, क्योंकि हमारी केस में ये 1 से 5 तक है। तो फिर एंड कर देंगे। ये इस अंदाज से आपका ये एल्गोरिदम डिफ़ाइन हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू से इवन को फाइंड आउट करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको इन सारी एग्जांपल से एल्गोरिदम बनाना समझ आ गया होगा, और मुख्तलिफ डोमेन से किस तरह से हम मैथ की डोमेन से, हम कंप्यूटर साइंस की डोमेन से, किस तरह से मुख्तलिफ डोमेन से प्रॉब्लम लेते हैं और उसके लिए हम एल्गोरिदम राइट ऑफ करते हैं।
तो आपकी बुक में दिए हुए और भी एल्गोरिदम्स हैं, उनको भी राइट ऑफ करें, एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं उनको भी परफॉर्म करें, और परफॉर्म करके ज़रूर हमें जो है हमारे डेस्कटॉप सपोर्ट ग्रुप है जो है उसमें रिप्लाई करें, फीडबैक दें। कोई इशू आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्यूरी होती है तो ज़रूर वहाँ पुट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।